Good afternoon, students. So let's start today's class. Today's our topic is auxiliaries export document. ठीक है, export documents किस तरीके से जो है एक्सपोर्ट के टाइम जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है वो कौन कौन सी होती है ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला है प्रोफर्मा इनवॉइस। प्रोफर्मा इनवॉइस में क्या बता रहा है? इट इज एन ऑफर मेड बाय द एक्सपोर्टर टू द इम्पोर्टर। ठीक है, ये एक तरीके से क्या है, एक ऑफर ऑफर में तैयार किया जाता है एक्सपोर्टर के थ्रू इंपोर्टर के लिए। ठीक है, एक्सपोर्टर जो है वो बनाता है इंपोर्टर के लिए। इन दिस ही स्पेसिफाई द डिटेल ऑफ गुड्स ही विल एबल टू सप्लाई टू इम्पोर्टर। ठीक है, ऐसे गुड्स के स्पेसिफाइज रहते हैं, पूरे स्पेसिफाइज डिटेल्स हुए रहते हैं जो कि एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर को सप्लाई करने के लिए बनाता है। द डॉक्यूमेंट कंटेंट डिटेल्स लाइक क्वांटिटी, प्राइस, क्वालिटी ऑफ गुड्स एक्सेट्रा। इसमें क्या क्या लिखे रहते हैं? क्वांटिटी लिखा रहता है, प्राइस लिखा रहता है, क्वालिटी ऑफ गुड्स लिखा रहता है। सेकेंड आपका इंटीमेशन ऑफ एक्सपेक्शन। दिस डॉक्यूमेंट इज गिवन बाय द एक्सपोर्टर्स ऑफ एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी। ठीक है, ये सेकेंड वाला क्या बता रहा है? ये इंटीमेशन है, इंस्पेक्शन करने का एक इंटीमेशन है। दिस डॉक्यूमेंट इज गिवन बाय द एक्सपोर्टर। ये डॉक्यूमेंट किसके थ्रू बनाया जाता है? एक्सपोर्टर के थ्रू ही बनाया जाता है। टू एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी, एक्सपोर्ट एजेंसी को भेजने के लिए। दिस इज टू इन्फॉर्म द एजेंसी टू सेंड एंड इंस्पेक्टर फॉर द इंस्पेक्शन। ठीक है, ये एक तरीके से ये इंस्पेक्शन बनाया जाता है, एजेंसी के थ्रू बनाया जाता है, इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि गुड्स का इंस्पेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। इट मींस कि जो गुड्स एक्सपोर्ट होने वाला है वो सही तरीके से जो है एजेंसी के थ्रू इंस्पेक्शन किया गया है कि नहीं। तो वही होता है इंटीमेशन ऑफ इंस्पेक्शन। उस लेटर का नाम रहता है, जो डॉक्यूमेंट का नाम रहता है वो रहता है इंटीमेशन ऑफ इंस्पेक्शन। थर्ड है आपका शिपिंग instruction. This document is prepared by the exporter for instructing the shipping company about the goods to be exported in their shipping. क्या बता रहा है यहाँ पे? जो शिपिंग इंस्ट्रक्शन है वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है एक्सपोर्टर के थ्रू, जो कि शिपिंग के थ्रू इंस्ट्रक्टिव किया जाता है इन कंपनी अबाउट गुड्स टू बी एक्सपोर्टर इन द शिपिंग। शिप के थ्रू जो जा रहा है वो शिपिंग कंपनी को दिया जाता है कि कौन से गुड्स जो है उनके थ्रू भेजा जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है। उसका पूरा डिटेल्स जो है उसमें लिखा रहता है, कौन से शिप से जा रहा है, कितने गुड्स है, क्वांटिटी कितना है, ठीक है, नंबर्स कितने हैं। तो ये सारी चीजें शिपिंग इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है। नेक्स्ट फोर्थ इज इंश्योरेंस डिक्लेरेशन। दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय एक्सपोर्टर्स। ये डॉक्यूमेंट किसके थ्रू बनाया जाता है? एक्सपोर्टर्स के थ्रू बनाया जाता है। हु वांट टू द इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू जो है इसको बनाया जाता है। इन दिस डॉक्यूमेंट इज वी मेक द डिक्लेरेशन रिलेटिंग टू द इंश्योरेंस पॉलिसी। ये इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बनाया जाता है क्योंकि गुड्स बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगी, जिसके कारण बीच में कुछ एक्सीडेंटली ना हो, उसके लिए जो है इंश्योरेंस लेना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शिपिंग ऑर्डर। शिपिंग ऑर्डर क्या है? दिस डॉक्यूमेंट इज इशूड बाय द शिपिंग कंपनी। ये डॉक्यूमेंट किसके लिए बनाया गया है? इशूड बाय द शिपिंग कंपनी के लिए बनाया गया है। It gives confirmation to the exporters about the booking of space aboard the ship. ये जो है एक्सपोर्टर के थ्रू एक कंफर्मेशन रहता है कि उन्होंने एक बुक जो है एक जो शिप का बुकिंग किया है एरिया तक के।
सिक्स्थ है आपका मेट रिसिप्ट। मेट रिसिप्ट इज इशूड बाय द कैप्टन ऑफ चीफ ऑफिसर ऑफ द शिप। एक मेट रिसिप्ट रहता है जो कि शिप के चीफ ऑफिसर के पास रहता है, जिसको कैप्टन या फिर चीफ ऑफिसर जिसको बोला जाता है शिप के, उनसे इशू किया जाता है। दिस रिसिप्ट इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट गुड्स आर बोर्डेड। ये एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट रहता है कि है मतलब पहुंच चुका है, और वो मीन्स बोर्ड हो गया, मीन्स बोर्डिंग हो गया है। ओके, देन आफ्टर मतलब उसमें इन्वॉल्व कर लिया, शिप के अंदर डाल दिया गया है, रख दिया गया है। दिस रिसिप्ट स्टेट द कंडीशन ऑफ गुड्स, इफ गुड्स आर इन गुड्स कंडीशन एंड दिस आर द पैक्ड प्रॉपरली। ठीक है, और ये पूरी तरीके से अच्छे से पैक्ड है कि नहीं है, ये पूरी कंडीशन को देखते हुए वो मेट रिसिप्ट जो है इशू करता है। क्लियरेंस रिसिप्ट रहता है एक तरीके से कि जो भी गुड्स बोर्ड हो रही है वो सही तरीके से पूरा प्रोडक्ट के साथ जो है वो लोड हो रही है कि नहीं हो रही है। ओके, ये उसका लेटर रहता है। दिस एक्सपोर्टर मस्ट इंस्टेड ऑफ क्लियर मेट रिसिप्ट ओनली। और ये सिर्फ जो है एक्सपोर्टर क्लियर मेट रिसिप्ट देख के ही इसको समझ सकता है। नेक्स्ट सेवेंथ इज एप्लीकेशन ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ origin. This application is prepared by the exporters and submitted to the chambers of commerce for obtaining the certificate of origin. ये एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन रहता है जो कि एप्लीकेशन ये किसके थ्रू इशू किया जाता है, चेंबर ऑफ कॉमर्स के थ्रू जो है यहाँ पे सबमिट किया जाता है, सबमिटेड किया जाता है ताकि एक्सपोर्ट हो सके। ठीक है, चेंबर ऑफ कॉमर्स होता है वो जो कि आप कमर्शियल तरीके से उसको यूज कर रहे हैं, तो ये सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन रहता है। 8 है आपका लेटर ऑफ बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। दिस डॉक्यूमेंट इज सेंट बाय एक्सपोर्टर टू बैंक्स। इट कंटेन्स इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द शिपिंग डॉक्यूमेंट टू द कलेक्टर। ठीक है, ऐसा लेटर जो है लिया जाता है। दिस डॉक्यूमेंट इज सेंट बाय द एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर के थ्रू जो है सेंड किया जाता है बैंक के लिए। इट कंटेन इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द शिपिंग डॉक्यूमेंट। शिपिंग डॉक्यूमेंट के थ्रू भी कलेक्टेड, वो कलेक्टेड शिपिंग डॉक्यूमेंट के थ्रू जो है कलेक्ट होता है। अब यहाँ पे स्पेसिमेन देख रहे होंगे एक तरीके से, जो छोटा सा जो नमूना है बोल सकते हैं, देख सकते हो मेट रिसिप्ट कैसा होता है। रिकी एंड कुणाल शिप कंपनी लिमिटेड, पोर्ट ऑफ मुंबई, डेट फरवरी 1920। ठीक है, फरवरी 19 का 2020 जो भी है। रिसीव गुड्स ऑफ द, यहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मार्क्स क्या है, पिरामिड एंड कंपनी शिकागो। क्वांटिटी कितने केसेस है, कितने केजी का है, इसमें गुड्स क्या टाइप के, किस टाइप के गुड्स है, रेडीमेड गारमेंट्स है, ये रिमार्क। ठीक, पर सिग्नेचर वगैरह रहता है, ये सारी चीजें एक नमूना बोलते हैं ना, वो दिया हुआ स्पेसिमेन दिया हुआ है मेट रिसिप्ट का। नाउ बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री में क्या होगा, दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय इंपोर्टर, ही गेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अराइवल ऑफ गुड्स। गुड्स के लिए जब अराइवल होता है, गुड्स आर एट इम्पोर्ट, दिस डॉक्यूमेंट कंटेन द डिटेल्स ऑफ द गुड्स सच एज नंबर ऑफ क्वांटिटी, प्राइस, वेट एक्सेट्रा। इसमें पूरा प्राइस, क्वांटिटी, वेट, ये सारा चीज इसमें लिखा हुआ रहता है। तो सबसे पहले कहता है बिल ऑफ एंट्री फॉर अ होम कंजम्पशन।
सबसे पहला एंट्री होता है कि होम कंजम्पशन में क्या है, दिस बिल इज एंट्री टू प्रिपेयर व्हेन द एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स टू पे द कस्टम ड्यूटी ऑफ द होल lot of goods and taking the delivery of all the goods. This bill is white in color. ठीक है, ये बिल जो रहता है, एंट्री बिल जो रहता है वो व्हाइट इन कलर में रहता है। देन आफ्टर वहां से जब एंट्री हो जाती है, मतलब आपका शिप से लैंडिंग हो जाती है, फिर वहां से होने के बाद कहाँ जाती है, वेयर हाउसिंग गोडाउन में जाती है, तो उसको अपन वेयर हाउसिंग बोलते हैं। दिस बिल इज एंट्री इज प्रिपेयर्ड व्हेन द इंपोर्टर डज नॉट द ड्यूटी ऑफ इंपोर्टर गुड्स एंड वुड लाइक टू ट्रांसफर द गुड्स इन बॉन्डेड वेयर हाउसेस। इट इज एन येलो इन कलर, वो जो रहता है येलो कलर में होता है, एज बॉन्डेड बिल ऑफ ट्रेड। This bill of entry is prepared when the exporter want to get a delivery of goods from the bonded house. This is green in color. जब ये bonded house तक चले जाती है, वेयर हाउसिंग से चले जाती है, तब उसको अपन उसके लिए एक बिल बनाते हैं जो कि ग्रीन इन कलर में रहता है। तो यहाँ पे जो आपका स्पेसिमेन है, यहाँ पे नमूना जिसको बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री का, यू कैन सी इट। देन आफ्टर इम्पोर्टेंट्स एंड टर्म्स इन एक्सटर्नल ट्रेड। अब इम्पोर्टेंट क्या क्या है यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रेड में, सबसे पहला है आपका फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब होता है कि बोर्डिंग फ्री में होना अंडर द एफओबी, जिसको एफओबी शॉर्ट में बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोर्टर द लायबल टू बियर द रिस्क टिल द डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है, एक्सपोर्टर जो है तब तक वो जब तक वो गुड्स सही तरीके से डिलीवरी ना हो जाए। आफ्टर दिस इंपोर्टर हैज टू बियर ऑल द कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ लॉसेस डैमेज फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड। जितने भी अगर कॉस्ट या फिर कुछ भी रिस्क होता है वो पूरा का पूरा वहां तक के पहुंचे, डिलीवरी तक के पहुंचने तक जो है किसके पास रहता है, एक्सटर्नल के पास रहता है, मीन्स एक्सपोर्टर के पास रहता है। सेकेंड है आपका कॉस्ट एंड फ्राइट। अंडर CFR कॉन्ट्रैक्ट द एक्सपोर्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू पे द कॉस्ट एंड फ्राइट। ठीक है, यहाँ पे जो भी कॉस्ट या फिर फ्राइट का लगता है, जो भी चार्जेस लगता है, वो पूरा का पूरा एक्सपोर्टर्स जो है वो पे करता है। मतलब गुड्स को पहुंचाते तक के जितने भी फ्लाइट्स और कॉस्ट लगते हैं, एक्सपेंसेस लगते हैं, वो पूरा का पूरा कौन देता है, एक्सपोर्टर्स देता है। टू बी पोर्ट द डेस्टिनेशन इन द एक्सपोर्टर्स कंट्री आफ्टर द इंपोर्टर्स बियर द रिस्क एंड लॉस और डैमेज ऑफ द टू द गुड्स। Now last point is third is cost, insurance and freight. Under CIF, contract exporter has to bear the cost and freight till the importer's port. Along with the expenses, the exporters has to take a make insurance policy also. After the destination port, the importers bears the risk or of loss of the damages of goods. ठीक है, जो भी गुड्स और डैमेजेस होता है उसका इंश्योरेंस करने का, और जो भी फ्लाइट चार्जेस लगता है वो पूरा चार्जेस उन्हीं को ही इम्पोर्टर के थ्रू जो है उसको लेना पड़ता है। देखो आफ्टर द डिलीवरी ऑफ गुड्स ना, उसके बाद पूरा का पूरा जो भी कॉस्ट फ्राइट या जो भी इंश्योरेंस का चार्जिंग का रहता है वो किसके पास चला जाता है, इम्पोर्टर के पास चला जाता है। तो इस तरीके से जो है अपने अपने रिस्क जो है हर एक एक्सपोर्टर इम्पोर्टर दोनों मिलके जो है उसको बियर करते हैं। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है WTO, WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे कौन कौन सी कंपनी जो है अलग अलग एक्सपोर्टर इम्पोर्टर बन के काम कर रही है, वो यहाँ पे पूरा ऑथराइज्ड कंपनी के थ्रू रजिस्टर्ड रहते हैं। The World Trade Organization is the only global international organization which deal with the rules and regulation and trade between the different nations. जितने भी रूल्स रेगुलेशन रहते हैं डीलिंग के टाइम, ठीक है, ये पूरा किस में लिखा रहता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में लिखा हुआ रहता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आप अगर एक्सपोर्टर इम्पोर्टर बन के अगर कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऑल ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये पूरा रूल्स रेगुलेशन शो करना पड़ेगा। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1 जनवरी 1995। 1995 1 जनवरी को ये ऑर्गेनाइज हुआ था। नेचर क्या टाइप का नेचर है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, WTO डील्स विद द सेल्स एंड ट्रेड बिटवीन नेशंस एट ग्लोबल लेवल। It contains contracts signed by government to bind the government to keep their trade policies within agreed limit.
इसको आप लोग अच्छे से रीड कर लेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला है कि किस तरीके से जो है नेशनल ट्रेड बिटवीन, किस तरीके से एक नेशन के से दूसरे नेशन तक के ट्रेडिंग होता है। दूसरा है कौन सी गवर्नमेंट और कौन से गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है यहाँ पे एग्रीड लिमिटेड साइन अप हुई रहती है। तीसरा है आपका ऑपरेट किस तरीके से होता है यहाँ पे, जो भी फ्री फ्लो गुड्स और सर्विसेज जो भी होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, ये किस तरीके से ऑपरेट होता है, ये भी पूरा इसमें आपका रूल्स रेगुलेशन लिखा रहता है। किस तरीके का जो है न्यूट्रल प्रोसीजर है, ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने का, ये भी इसमें लिखा हुआ रहता है। ना व्हाट इज द बेनिफिट्स, क्या क्या बेनिफिट्स है, रोल है, ऑब्जेक्टिव्स है, ये आप लोग अपने खुद से रीड कर लेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है? नो मैम। हाँ, इसी हिसाब से जो है आप लोग का ये चैप्टर खत्म होता है। ओके। यस मैम। मैम एक हाँ, मैं भी। क्वेश्चन था। हाँ, पूछो। क्या बोलते हैं, जो अभी मॉडल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है उसके हम्म। सिलेबस में ना दो पार्ट में दिया हुआ है, जैसे पार्ट 1 में चैप्टर 1 से 6 है और पार्ट बी में 7 to 10। तो पढ़ना तो 1 हाँ से 10 तक पूरा है ना? हाँ 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 हाँ। पार्ट से मतलब नहीं है अपन को? नहीं, पार्ट से नहीं, क्योंकि वो आप लोग का पार्ट से डिस्ट्रीब्यूट है ना, तो इसलिए मैंने उसको पार्ट वाइज ही रखा है। ठीक है, एक आपका अच्छा। जो है एक आपका सिंपल जो इंडिया में जो जो बिजनेस होता है उसके बारे में है, और एक जो होता है इंटरनेशनल मार्केट के बारे में है। तो ये दो पार्ट अलग अलग में डिवाइडेड है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने वो सिलेबस रखा है, जैसे आप लोग का बुक दिया हुआ है ना, सिलेबस कंटेंट में लिखा हुआ है ना, वही चीज है, ताकि आप लोग मतलब कंफ्यूज ना हो। ठीक है, कायदे से आप लोग को पूरा ऑल सिलेबस ही पढ़ना है। क्लियर? यस मैम। ओके, मॉडल एग्जाम का सिलेबस मिल चुका है आप लोग को? यस मैम। ओके, ठीक है। ओके, नाउ इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग को टिक कर दिया गया है। ठीक है, अभी मैं कुछ आप लोग को सेंड कर रही हूँ, उसको अपने कॉपी में जो है बना लेंगे, इससे इजी होगा कि आप लोग अपने कॉपी में, मतलब उसको याद करने में आप लोग को ज्यादा इजी होगा। ठीक है। यस मैम। ओके, नाउ क्लास इज ओवर।